दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद जैन एंड विद मेजर जनरल अश्विनी स्वैत जी। सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, दो दुश्मन, दोनों की नजरें हमारे इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर। 4 जून बहुत दूर नहीं है। लगता है ऐसा ही है कि मोदी जी थम्पिंग विक्ट्री के साथ वापस आने वाले हैं। लेकिन दोनों जो है, उनकी दोनों की आंखें उल्टी चल रही है सर। एक जो है माफिया मांगता फिर रहा है, दूसरा आंखें दिखाने पे लगा हुआ है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपकी बड़ी क्लियर नजर होती है इन सारी चीजों के ऊपर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाइना के ऊपर, क्योंकि चीन ने अपने जितने भी सिक्किम के पास जितने बॉर्डर के वहां पे उनके एरियाज थे, उनको अपग्रेड कर दिया। वहां पर फाइटर जेट्स खड़े कर दिए हैं। और अब लगता ऐसा है जैसे कि वो ताइवान को जैसे घेरा हुआ है, भारत को भी घेरने की पोजीशन में है। या तो उनको लगता है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, उनकी सपोर्ट सेंटर में आ जाएगी तो अरुणाचल ले जाएंगे। चक्कर क्या है कि उन्होंने इसी वक्त इलेक्शंस के टाइम पर यह हरकत करनी क्यों उन्होंने जरूरी समझी? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, इसमें कोई शक नहीं। जब वो अप्रैल 2020 को 3 डिवीजन लेके आए थे और भारत ने भी 1 महीने के अंदर मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी। हमने लद्दाख में 3 डिवीजन से ज़्यादा लेके आ गए थे और हम भी उनके आंखों में आके नज़र डाल के डिप्लॉयड थे। मगर ये सच्चाई है कि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो छोड़ा नहीं था, क्योंकि वो 40-50 साल से पहले कर रहा है। उसने अपनी सड़कें बहुत अच्छी बनाई। जो एक वेस्टर्न हाईवे सिंगजांग से लासा जा रहा है वो बहुत काबिल तारीफ है। अब इन्होंने एक दूसरा हाईवे बनाने की कोशिश की है कि जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश वो उनकी तरफ पैरेलल जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं उनको भी अपग्रेड करने की कोशिश की है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर आप एयरफील्ड की बात करें और एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन को थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि उसकी जो सारी एयरफील्ड थी वो हायर हाइट्स में थी और उसके कारण वो पेलोड कम कैरी कर सकते हैं। जो इसके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हथियार भी कम और जो इनका एक प्रकार फ्यूल भी कम। अब उसको निगेट करने के लिए इन्होंने 2-3 चीजें की। एक तो इन्होंने जितनी भी एयरफील्ड पुरानी थी उनको अपग्रेड कर दिया है और नई एयरफील्ड बनाई। और यही नहीं, जो इनके अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से जहाज बना हुआ J-20 और कुछ हद तक J-10 उनको डिप्लॉय किया है। अगर मैं ये बताऊं कि उनकी जो एयरफील्ड उन्होंने अपग्रेड किया है उसके अंदर होटन है, कासगर है, नौगरी गौंसा है, सिगारसे है, होपिंग है और बांगदा है। तो ये सच्चाई है कि इन सब को उन्होंने अपग्रेड करके और 2-3 नई भी बना ली हैं कि जिससे वो नलीफाई करें जो एडवांटेज भारत को था, क्योंकि भारत की जो जितनी भी एयरफील्ड थी वो एक लोअर हाइट्स पे थी और ज़्यादा पे लोड कैरी कर सकती। हमने भी अपनी एयरफील्ड बढ़ाई हैं। हमने नियोमा को कमीशन किया है। DBO जो है दौलत भाई गोल्ड, उसको भी एक प्रकार से हमने उसको रेनोवेट कर दिया है। हमारे पास लेह में भी है, हमारे पास श्रीनगर में भी है, हमारे पास जम्मू में भी है। मगर ये सच्चाई है कि चीन बहुत जोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और उसने और क्या क्या किया है कि मॉडर्न विलेजेस बनाए हैं उसने बॉर्डर के साथ। वो मॉडर्न विलेजेस नहीं बल्कि वो एक प्रकार से डिफेंडेड लोकेलिटी है, लड़ाई के दौरान में उनका इस्तेमाल करेगा। दूसरा जो उन्होंने किया है कि जो बुद्धिस्ट थे तिब्बत के, उनको भी अब PLA में इनको एडमिट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने बड़े जोरों से। इनको नजर आया कि जिस प्रकार से हमने कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई किया था 29-30 अगस्त में, और वो उसमें सारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स थे जो कि तिब्बतन थे। तो ऐसे में उनको लगा कि तिब्बतन्स को अब जोरों से PLA भर्ती कर रही है अपनी तरफ वालों को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मगर ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत बड़े जोरों से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा और लास्ट 3-4 साल में बहुत ही सड़कों का एक प्रकार से जाल बिछ गया लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। हमने टनल बनाई है, सैना टनल बनाई, जोजिला टनल बनाई है। अब हम एक प्रकार से पैरेलल रोड बना रहे हैं लेह के लिए, जो कि एक तो जाती है बेसिकली जोजिला से लेह श्रीनगर, वो वहाँ बना रहे हैं। फिर हम जो एक प्रकार नई रूट बना रहे हैं जो कि दारचा है, उससे पदम से नीमू और नीमू से ले, वो भी एक पैरेलल रोड बन गई है।
जो कि शिंगांग से जो है वहां पर उसकी टनल बढ़ेगी। तो वह क्या है, ओवरऑल भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरों से डेवलप कर रहा है और हमने भी अपनी एयरफील्ड और उसके साथ लॉजिस्टिक बिल्डअप, सड़कें और उसके बाद रेलवे लाइन बहुत नजदीक ले गए हैं। क्योंकि हमने पहले 50 साल तो लद्दाख में तो डेवलपमेंट फिर भी की, मगर अरुणाचल में हमने यही सोचा कि अगर हम डेवलप करेंगे तो चीनी आ जाएंगे। तो एक माइंडसेट बड़ा डिफेंसिव था। तो ये सच्चाई है, भारत भी बड़े जोरों से लगा है, मगर ये सोचना कि चीन अभी बंद होगा, ये नहीं। चीन जो है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता ही जा रहा है, इसलिए हमें बड़े जोरों से ही हरदम आगे तैयारी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है अगले 5-7 साल में, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर जो मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट आएगी, मुझे लगता है अगले 5 साल में हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि हम चीन के अगर आगे नहीं तो बराबर आ जाएंगे। सुमित सर, लेकिन एक चीज बताइए कि जो एयरफोर्स है या एयरफील्ड्स है या वहां पे प्लेन्स का डिप्लॉयमेंट है, बंदा तब करता है, कोई कंट्री तब करती है जब उन्हें लगता है कि कोई खतरा है दूसरी तरफ से। भारत का कोई भी विस्तार वाला कोई हमारा एजेंडा नहीं है। हम अपनी जमीन जो ऑलरेडी हम चाइना के हाथों में है उसको लेने का कोई प्लानिंग नहीं है, उनको भी मालूम है। फिर ये ऐसा पोस्चर दिखाना भारत को इस वक्त, मुझे वो समझ नहीं आया। दूसरा, जो भारत है उसकी एक पोजीशन है कि टेररिज्म एंड टॉक्स एंड ट्रेड कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। आप वहां से दहशतगर्दी हो या मिलिट्री की आंखें दिखानी हो, अगर ये करेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये पॉलिसी हमारी पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ क्यों नहीं सर? क्योंकि चाइना में हमें आंखें दिखाता है रोज, कभी प्लेन दिखा दिए, कभी आर्मी भेज दी, कभी कुछ कर दिया, लेकिन ट्रेड हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के साथ है। आपको नहीं लगता कि कुछ कहीं ना कहीं इसकी बैलेंसिंग की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। देखो, एक बात तो समझनी पड़ेगी सुमित, जो बार बार हम सोचते हैं कि चीन के ऊपर एक तो आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से इसने डोकलम किया और उसके बाद ये अप्रैल मई में ये लद्दाख के अंदर 3 डिवीजन लेकर आया, इसका मतलब 14 देशों के साथ इसकी लैंड बाउंड्री है और 12 देशों से उसने रिजॉल्व कर लिए कुछ ना कुछ हिसाब से, मगर उसने भारत और भूटान से नहीं किए। इसका मतलब भारत को वो प्रेशर में डालना चाहता है। और अगर आप ये कह के चलें कि आपका ट्रेड कम से कम $200 बिलियन के करीब है और बढ़ता जा रहा है, तो क्या चीन जो है आपके ऊपर कोई हमला तो नहीं कर सकेगा? मगर ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि चीन से लड़ाई ना हो, तो उसका तो एक ही तरीका है, आप लड़ाई के लिए तैयार रहो। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर देयर विल बी नो वॉर। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने चीन हैं, तो आपके ऊपर कभी लड़ाई नहीं होगी। इसको मद्देनजर रखते ही इस गवर्नमेंट ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया। जब आप कह रहे हो एयरफील्ड की बात है कि हम तो इस प्रकार एग्रेसिव नहीं, इनको ये मालूम है कि भारत की जो एयर शक्ति है, जो एयर पावर है, उसके अंदर एक प्रकार से हमारे इनकी एयरफोर्स के मुकाबले हमारी जो एयरफोर्स है, एयर पावर, वो बेहतर है। क्योंकि हमारे पास जो जहाज देखे, मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MKI, जगोर और उसके बाद अपाचे अटैक कैप्टर और रफेल के जो 2 स्क्वाड्रन आए हैं, जो कि एक्चुअल मायने में 4.5 प्लस है, उससे क्या है, सारी इक्वेशन चेंज होगी। और इसीलिए चीन जो है घबरा के J-20 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं, आज तक उसको किसी ने देखा नहीं, टेस्ट तो हुआ नहीं, किसी लड़ाई में तो लिया नहीं। जबकि हमारा जो रफेल है वो सीरिया, इराक, लेबनान, ये सब जगह पार्टिसिपेट कर चुका है और वाकई माना हुआ है। तो इसलिए अगर आप एयर पावर की तुलना करें तो भारत की एयर पावर चीन की एयर पावर से काफी बेटर है, मॉडर्नाइज भी है और काबिल है और क्षमता है। इसीलिए इसको नलीफाई करने के लिए वो ये कोशिश कर रहा है। मगर ये बात सच है कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं चीन के साथ लड़ाई, तो आप प्रिपेयर करें, और जिसकी तैयारी भारत कर रहा है। सुमित सर, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है कि चलो हम भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और जो दुश्मन है वो भी घबराता है। लेकिन दूसरी तरफ घबराना तो बनता ही है, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला भी था घबराना नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ, वो तो सर अभी मोदी जी आए नहीं, उससे पहले ही हार मान ली उन्होंने बोल दिया कि हमने गलतियां करी हैं, गलतियां माननी शुरू कर दी हैं। सर, इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि हमने जो इसके ऊपर डिटेल में बात भी करी थी कि नवाज शरीफ ने गलतियां माननी शुरू कर दी, कहीं ना कहीं चलिए अकल आनी शुरू हो गई है। और उनके जो कोर्ट है उसके अंदर बोला गया, जो नई चीज है
कि पीओके फॉरेन टेरिटरी है। अभी तक तो बोलते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज सर पीओके जो उनके पास है उसी को फॉरेन टेरिटरी बोल दिया। देखो सच्चाई तो यही है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है ये तो इलीगली ऑक्यूपाई किया इन्होंने। 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, तब से ये भारत का टूट अंग हिस्सा बन गया था। और ये भी सच्चाई है कि अगर हम लड़ाई बंद नहीं करते, क्योंकि वो भी एक कंट्रोवर्शियल है, जैसे एक ये भी मत है कि जो शेख अब्दुल्ला था उसने प्रेशराइज किया नेहरू को कि हम जहां पर पहुंच के उससे आगे नहीं जाएं। उसकी वजह यह थी क्योंकि शेख अब्दुल्ला को लगता था कि अगर हम आगे जाते हैं तो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है, चाहे वो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ और एक प्रकार ददनिया, तो उसका होल्ड उस इलाके पे नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादातर कश्मीरी स्पीकिंग एरिया को, तो इसलिए उसने प्रेशराइज किया नेहरू को और सीज फायर हुआ और गलती से आप यूएन में चले गए। वो करना नहीं चाहिए था भारत को। कहने का मतलब यह था जब हमारी इतनी क्षमता और ताकत थी भारत की फौज की, हम उनको पीछे तक धकेल देते जहां से पूरा जे.एंड.के भारत का हिस्सा रहता। मगर हमने सीज फायर किया और यूएन में गए तो जो 1/3 इलाका है वो अभी भी पाकिस्तान के पास है। मगर पाकिस्तान ने उनको हरदम एक्सप्लॉइट किया है और उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है। एक्सप्लॉइट किया है क्योंकि वहां पर जो मेन नदी है नीलम नदी, जिसको हम कृष्ण गंगा बोलते हैं भारत में, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। पानी जो है वो पीओजे के भी इस्तेमाल नहीं होता, इस नदी का ज्यादातर पंजाब में होता है। जो बिजली बनती मंगला डैम में वो करीब 5000 मेगावाट है। इनकी रिक्वायरमेंट है अपने पीओजे की कोई करीब 500 के करीब। वो बिजली 2 रुपए पर यूनिट बनती है, वो पहले जाती है पंजाब में फिर वापस आती है और वो मिलती है इनको 70 रुपए पर यूनिट। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है और अब इन्होंने जो मान लिया है कम से कम कोर्ट में कि ये तो इलाका ही उनका नहीं, ये तो फॉरेन लैंड है। तो इसका मतलब देर आए दुरुस्त है, कम से कम ये तो मानना। और वो इसी तरीके से कर रहे, उन्होंने कभी इसको माना नहीं, उन्होंने इसको एक प्रकार से एक्सप्लॉइट किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में इन्होंने जो लेके आ गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर चीनी टेक्नीशियन, चूंकि चीनी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जॉब उनको मिलती है, उनके रिसोर्सेज जो हैं सारे गिलगित बाल्टिस्तान के वहां एक्सप्लॉइट हो रहा है। पीओजे के में 1 साल से ना पे मिली है, ना पेंशन मिली है, ना बिजली है, ना पानी है, और जो बिजली के बिल है वो आसमान छू रहे हैं। आटा, दाल, चावल 400 रुपए से ज्यादा पर केजी हैं। और अभी इसीलिए वहां पर जो स्ट्राइक हुई थी, जिसको चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक थी, जो कि इन्होंने झूठ बोला कि हम अवामी एक्शन कमेटी को आपको इतना पैसा दे देंगे, इतना वो करेगा। 2 दिन के बाद सच्चाई पता चली कि पाकिस्तान कुछ नहीं करने वाला, तो दोबारा जो है वो स्ट्राइक होगी ये 27 मई से। तो सच्चाई यह है कि लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मरने मारने को तैयार हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। और अब पाकिस्तान ने सच बोल ही दिया कोर्ट में कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान तो फॉरेन लैंड है, वो उनका ही नहीं। उन्होंने उनको सोचा ही नहीं, उसका तो एक्सप्लॉइट किया। डर ये नहीं है, डर सुमित ये है, जो सबसे बड़ा डर है कि जिस प्रकार से डेट में फंसा हुआ है पाकिस्तान, 186 बिलियन डॉलर का, वो पैसा नहीं दे पाएगा और मैक्सिमम 1/3 से ज्यादा उसका डेट है चीन की तरफ। और ये डर लगता है कि कहीं गिलगित बाल्टिस्तान या कुछ पीओजे का हिस्सा, जिस प्रकार से उसने शक्सगाम वैली दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं दे देगा, या गवादार पोर्ट को वो लीज पे तो नहीं दे देगा जिस प्रकार से हवन टोटा दिया श्रीलंका ने 99 ईयर्स में। तो ये डर भी बहुत ज्यादा है। और अब जिस प्रकार से इन्होंने कैंडिडेटली बता दिया कोर्ट को कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान एक फॉरेन लैंड है, ये सच्चाई है। अब कैट इज आउट ऑफ द बैग। और जिस प्रकार से लोग वहां खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। अगर आप सुमित ये स्टेटमेंट देखें जो भारत के लीडरों से आ रही है करीब लास्ट 1 साल से, कि राजनाथ सिंह ने बताया कि भाई ये भारत का हिस्सा है, भारत में आएगा। अमित शाह ने बताया कि भाई हम इसके लिए जान दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, भारत के पास आएगा। अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 6 महीने में ये भारत का हिस्सा होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है
कि आवाज पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। हमने तो इशारा दिखाना है, मगर ये मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूं, तो इसकी पूरी एक प्रकार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन चुकी है कि आने वाले समय में पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। सुमित सर, लेकिन आपने एक चीज बोली कि इसके ऊपर डेट बहुत है पाकिस्तान के ऊपर, और इनका जो प्रधानमंत्री है, इनके पास प्रधानमंत्री भी होता है सर, इनका जो प्रधानमंत्री है वो चाइना जा रहा है, यहाँ पर भीख मांगने आएगा। मोदी जी ने पहले ही बोला था मैं इनको भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया में चक्कर लगाऊंगा और भीख इनको मिलेगी नहीं। वही हाल हो रहा है, इतना डेट है, सर्विस नहीं कर पा रहे, और इन्होंने नया एक शोषा छोड़ दिया कि सी पैक 2 अभी पूरा हुआ नहीं है, उसके रिटर्न आने शुरू हुए नहीं, ये 2 के लिए यहाँ पैसे मांगने आगे। ये लगता नहीं है आपको कि जिस तरह से बंद गली में जाते जा रहे हैं, और जो शक आपने दिखाया है कि कहीं ये गिलगित बल्तिस्तान को या पीओके के एरिया को कहीं बेच ना दें चाइना के हाथों में? देखो, चीन जो है ना सुमित, वो सबसे बड़े बनिए हैं, वो कोई चीज मुफ्त तो देते नहीं। ये सच्चाई है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। इसमें $62 बिलियन खर्च हुए हैं, मगर इसके 27% ही प्रोजेक्ट्स अभी तक बने हैं। बाकी प्रोजेक्ट या तो इनकम्प्लीट है या स्टार्टिंग, क्योंकि कहीं ग्वादार की तरफ बलूचिस्तान के इलाके, ग्वादार के अलावा वहां कोई नहीं बना। बीच के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी, वहां पर भी कोई भी अभी तक काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सोचना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक तो खत्म नहीं, 2 स्टार्ट हो जाएगा, ये चांसेस कम लगते हैं। और चीन ऐसा तो करेगा नहीं, अपने पैसे डुबोएगा। वो तो ये है, वो तो पाकिस्तान से एक पर इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस लेगा। तो ऐसे में डर लग रहा है कि ये ही होगा। देखो, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखो, जैसे हम बात करें $186 बिलियन का कर्जा है, उनको $4 बिलियन चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी देनी है इन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक, वो $25 बिलियन देने। उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। और सच्चाई देखो, इकोनॉमी के हालात, उनकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती थी, छोटा मोटा एक्सपोर्ट करती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो ठप पड़ी है, बंद हो गई है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे क्योंकि टेररिज्म फैला हुआ है। इसके बाद इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। आज पाकिस्तान का जो रुपी है वो 87% गिर गया एक साल में, और आज 300 रुपए करीब करीब $1 के मुकाबले में। इन्फ्लेशन जो है फूड का 47% है। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है घट के $4.1 बिलियन रह गया, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकता। तो अगर आप ये पूरी कंडीशन देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगता है कि वाकई बहुत ही बुरी हालात में, टूटने के कगार पे है, सिविल वार जैसी हालात है। इसीलिए कई कह रहे हैं कि कहीं इसके 4 हिस्से ना हो जाएं, कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ। तो ये जो शहबाज शरीफ कटोरा लेके गए हैं चीन में, चीन नहीं कोई भी दया करने वाला। चीन ने, आप देखें, जब श्रीलंका डिफॉल्ट करने वाला था, श्रीलंका की हालात खराब थी, जिसने अपना अमन टोटा 99 साल के लिए लीज पे दे दिया, पर चीन ने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले साइन करो, तब आपको हम कुछ देंगे, और उन्होंने दिया नहीं। ये तो भारत था जिसने $4 बिलियन का लोन दिया और जो श्रीलंका को बचाया, और श्रीलंका को डिफॉल्ट होने से अब श्रीलंका दोबारा एक प्रकार ट्रैक पे। तो चीन किसी पे दया नहीं करता। चीन पाकिस्तान को बिल्कुल एक प्रकार से बर्बाद कर देगा। उसकी वजह यही है कि जो पैसा उसने दिया वो इंटरेस्ट के साथ लेगा। पाकिस्तान को सी पैक का कोई फायदा नहीं। सारी जो बिजली वगैरह बन रही वो जा रही है चीन के पास, और उसके रेट्स बहुत हाई हैं। तो ये सी पैक 2 की बात कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है फेलियर है। और दूसरा ये सच्चाई है कि जो आपने बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट, IMF इनको लोन देने को तैयार नहीं, क्यों? वो कहता है कि जब तक आप पाकिस्तान की डिफेंस बजट नहीं घटाएंगे, पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है, जो करीब करीब $100 बिलियन की पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जो कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके आपका बैंक, उसके ऊपर आप टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे और सब्सिडी कम नहीं करेंगे, हम कोई लोन नहीं देंगे। ऐसे में फिर लोन कहाँ से मिलेगा? अब वो कटोरा लेके कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चीन, कभी सऊदी, कभी यूएई, मगर मुझे लगता नहीं चीन इसको कोई भी चीज ऐसे देगा जो कि इसको फायदे में हो।
बहुत इंटरेस्ट के साथ, और पाकिस्तान उस हालात में है कि वो पैसा वापस दे ही नहीं सकता। तो ऐसे में तो उसके पास एक ही चॉइस है कि आप गिरवी रखें, और यही डर सबको लग रहा है कि जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, कहीं उसको वो गिरवी ना रखे। सुमित सर, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बोला है कि कदमों में गिर जा जाके मोदी के, मोदी जी आ रहे हैं, अपनी गलतियां सुधारने का टाइम आ गया है और ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू होना जरूरी है। आपको लगता है कि ये वही इंडिकेशन है कि अगर तो चीन से पैसा मिल गया तो वाह वाह हो जाएगी, अगर नहीं मिला तो भारत के कदमों में आके गिरना पड़ेगा तो गिर जाएंगे? क्या दिक्कत है? आगे भी 75 साल गिरते रहे हैं और कुछ ना कुछ लेते रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी कोई हरकत करेगा तो मोदी जी इस बार पिघल जाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ भी एक बिजनेसमैन है, अच्छे रिलेशंस हैं मोदी जी के साथ। तो जो ये बात हम बोलते थे कि टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, क्या उसको साइडलाइन किया जा सकता है मोदी 3.0 में? और देखो सुमित, जिसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी 3.0 आ रहा है और बहुत ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रहा है इसमें, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सच्चाई है जो 10 साल में हमने डेवलप किया है वो हमने लास्ट 75 साल में नहीं किया था। तो ये एक भारत आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बिफोर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19, और जिस प्रकार से अभी हमारा जो जीडीपी 8.2% दिखाया गया, ये काबिल तारीफ है। तो ऐसे में हमारे को बहुत अच्छी बात है कि मोदी 3.0 विद थंपिंग मेजोरिटी के साथ होगी तो हमारी इकोनॉमी और अच्छा करेगी। अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं। हम अब सामान खुद बनाने लगे हैं डिफेंस का। अब जो सामान हम लेते थे 60 से 70% इंपोर्ट करते थे, आज हम करीब 60 से 70 खुद बना रहे हैं। और यही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया। तो ये एक चेंज है। इसमें क्या हो रहा है कि आप जो सामान सबसे ज्यादा खरीदते थे, आज वही सामान आप सबसे ज्यादा बेचेंगे। अम्यूनिशन आप बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। अब आ गया पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी या कोई ट्रेड चल सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सच्चे मन से ट्राई की, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी। जब वो लाहौर में गए थे तो क्या किया इन्होंने? कारगिल किया। जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी गए पाकिस्तान में नवाज शरीफ को मिलने, तो फिर क्या किया इन्होंने? पठानकोट किया, फिर इन्होंने उड़ी किया, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद उन्होंने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक किया। मुझे लगता नहीं भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में बदलाव आएगा, क्योंकि भारत का ये नजरिया है जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे दे कांट बी ए टॉक्स, और वो बंद करेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, देखो सब कहते हैं हर देश के पास आर्मी, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और वो कहते हैं ना कि असली पावर पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से है, और एक छोटा देश बड़ी आर्मी। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी इस चीज को मानने वाली है, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेगी। तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बातचीत हो। दूसरा, हमने ये सोचा है अभी भारत की जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, पाकिस्तान को भाव मत डालो। पाकिस्तान एक डेटरेंट भी नहीं रह चुका है, तो ये एक बहुत ज्यादा अब कमजोर हो चुका है। आप इससे बातचीत करके अपने आप जो है अपनी इज्जत को एक प्रकार दांव पे दे। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी मोदी 3.0 से। और दूसरी बात है, पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से K2 डेस्क पे अभी भी काम कर रहा है, कश्मीर एंड खालिस्तान। जबकि भारत का जो कश्मीर अब अमन शांति बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आज डेवलपमेंट का दौर है, वहां पर IIM, मेडिकल कॉलेज सब कुछ बन गया है, सड़कें बन गई हैं। उसके अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत इलेक्शन 60 से 65% रिकॉर्ड टाइम के अभी पार्लियामेंट के इलेक्शनों में वहां पर वोटिंग हुई है। और अब तो यही होगा मुझे लगता है आगे आने वाले समय में, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। भारत पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करने वाला, भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेगा। 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे आतंकवादी जो हैं
वो अभी भी बैठे हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, उनको कभी भी पुश कर सकते हैं। ये M4 राइफल है। अब कश्मीर अगर सक्सेसफुल पीसफुल हुआ तो ये रजौरी पुंछ का रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सोचना कि पाकिस्तान बदल गया है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नहीं बदलने वाली, और वहां पर वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। तो ये सोचना कि शहबाज शरीफ के कहने से भारत पिघल जाएगा, मुझे नहीं लगता। सबसे अच्छा तरीका है अवॉइड पाकिस्तान, और यही पॉलिसी रहेगी। और ये है एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है पाकिस्तान को, अगर कोई भी आतंकवादी घटनाएं भारत में करोगे तो घुस के मारेंगे। जैसे उड़ी के बाद आपने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पुलवामा के बाद बालाकोट, यही नहीं, वो जो 20 के करीब आतंकवादी जो छुपे हुए थे पाकिस्तान में, वो कौन मार गया ये समझ नहीं आ रहा। मगर ये सच्चाई है, एक लेसन है कि अगर आप छुप गए, आपने सोचा कुछ नहीं होगा, आपके घर में जाके मारेंगे। इसी प्रकार से आज हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, वो पता नहीं कहाँ गायब है, उनको कौन सी ISI प्रोटेक्शन दे रही। तो ये सच्चाई है। अब भारत बदला हुआ भारत है, भारत के लिए बहुत छोटा सा इरिटेंट रहेगा। और जो बार बार ये बातचीत करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो भी हमने दिखा दिया है कि ये न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप गलती से भी इसके बारे में कहेंगे, भारत के पास एक पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। और ये पाकिस्तान को भली बात ही मालूम है। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि सर्विंग है, वो पहली बार बोला है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं। वो हमें भी पता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं है, पर भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ट्राइड है। हम आसमान, समुद्र के नीचे और जमीन से कहीं से भी न्यूक्लियर हथियार डाल सकते। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ जो भारत का नजरिया रहेगा, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कि इनको निचोड़ दो, इनसे कोई बातचीत नहीं है, ये तब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़े। और मुझे लगता नहीं पाकिस्तान कहीं आतंकवाद का साथ छोड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इनको छोड़ने नहीं देगी। सुमित सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये अमन की, शांति की जो बातें करने वाले बहुत लोग हैं, जो अमन की आशा वाले, ये आशा ही रह जाएगी। लास्ट टाइम मोदी जी गए थे वहां पर, साड़ी देकर आए थे। मोदी 3.0 में चूड़ियां डलवाने का टाइम आ गया है, मुझे ऐसा ही लगता है आपकी बात सुनकर। सर बहुत बढ़िया लगा आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सुमित, थैंक यू वेरी मच। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.